हेलो मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी वेदांत की पुस्तक का अंतिम पाठ डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक द्वारा रचित यह जो डायरी है, ये डायरी विद्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी डायरी लेखन के लिए इसको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है। तो यहूदियों का उस समय जीना बहुत मुश्किल था। नाज़ियों से बचने के लिए इन्हें छिपकर रहना पड़ता था। तो देखते हैं अब आगे। 8 जुलाई सन 1942 दिन बुधवार को अपनी प्यारी किक्की को संबोधित करके लिखी चिट्ठी में एन बताती हैं कि वह रविवार की दोपहर थी। मैं बालकनी में धूप में अलसाई बैठी थी। मैं यानी एन फ्रैंक। इसलिए मुझे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। वहाँ मेरी बड़ी बहन मार्गोट भी थी। वह गुस्से में दिख रही थी क्योंकि युद्ध के दिनों में पापा को ASS से बुलाने का नोटिस मिला था। माँ उस समय पापा के बिजनेस पार्टनर मिस्टर वान तान को देखने गई हुई थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यह सब कोई जानता था कि ASS के बुलाने का क्या अर्थ है, यातना और बंद कोठरियां, परंतु हम सभी इस बात के लिए राजी नहीं थे। पापा बंद कोठरी में यातनाएं सहें। सही बात है। उस समय नाज़ी और यहूदियों के बीच ये जो अलगाव की स्थिति थी, उसके मद्देनजर यहूदियों को छुपकर जीवन यापन करना पड़ता था। तो ये जो बुलावा ASS से आया, ये बड़ा खतरनाक था। तो उस समय सभी ने फैसला किया कि हम सभी अज्ञातवास में चले जाएंगे, यानी छुप कर रहेंगे। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यह सब कोई जानता था कि ASS से बुलाने का क्या अर्थ है। इसलिए हम सभी ने निर्णय लिया कि सभी पापा के कार्यालय और उससे सटे गोदाम में अज्ञातवास के रूप में रहेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एन फ्रैंक के इनके पिताजी का जो ऑफिस था, वहाँ जाकर ये सब लोग छिप कर रहे थे। और मिस्टर वान तान फैमिली थी और एन फ्रैंक फैमिली थी। इसलिए हम सभी ने अपने दैनिक जीवन की जरूरतों के आवश्यक सामान को थैलों में भरा और पापा के कार्यालयों में कमरों में रहने लगे। यानी जहाँ पहले ये रहते थे, वहाँ से इन्होंने सभी आवश्यक वस्तुएं जुटा ली, उन्हें इकट्ठा किया और उसके बाद पिताजी का जो ऑफिस था, वहाँ जाकर ये रहने लगे। वहाँ चारों ओर अव्यवस्था तथा फाइल और अलमारियों का साम्राज्य था। जाहिर सी बात है, ये लोग ऑफिस में रहने जाएंगे तो वहाँ का वातावरण कुछ इसी प्रकार का होगा। थोड़ा बहुत ठीक करके हम सब वहाँ हंसी मजाक, लूटना मनाना, जोक सुनना सुनाना, बहस आदि में समय व्यतीत करने लगे। दिन का उजाला तो हमारे लिए दूर की बात थी। रात के अंधेरे में दिन कटते थे। यानी ये ऑल टाइम सभी समय ये लोग पर्दा लगाकर रखते थे। दिन के समय तो दूर, रात के समय भी ये लोग पर्दा नहीं हटा सकते थे। मतलब बड़े गुपचुप तरीके से ये छिपकर ऑफिस में रहते थे। वहाँ एक सप्ताह के लिए बिजली गुल हो जाती थी। 4 बजते ही अंधेरा छा जाता था। यह सब इस समय हम ऊल जलूल की हरकतें करते, पहेलियाँ बुझाते, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी और फ्रेंच में बातचीत करते, किताबों की समीक्षा किया करते। अब मैंने समय गुजारने का नया तरीका ढूंढ निकाला। एन फ्रैंक बताती है कि मतलब उन्होंने एक के बाद एक सारे काम कर लिए। लाइट चली जाती, उस समय भी इन्होंने ऊल जलूल की हरकतें कर ली। लेकिन उसके बाद भी एक दिन ऐसा आने लगा, एक समय ऐसा आने लगा कि ये हर काम से बोर होने लगे। समय काटना मुश्किल हो गया। अब एन फ्रैंक ने उस समय में एक नया तरीका ढूंढ निकाला टाइम पास का। मैंने दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांक
एक सहमी हुई गुड़िया के दांतों से जूझ रहा था। बेटा एक बार आपको इन चैप्टर्स की कंप्लीटली रीडिंग लगानी है ताकि एक एक पंक्ति आपको समझ में आ जाए। वितान में से विचारात्मक और बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 4 से 5 नंबर का होता है और लगभग 3 से 4 प्रश्न वितान से पूछे जाते हैं। तो आपको इनका आंसर डिटेल में लिखना होता है। तो उस हिसाब से जो PDF जो पिक्चर्स हम आपको सेंड कर रहे हैं उनकी या तो आप फोटोकॉपी निकलवा लें या उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मिस्टर डसेल बच्चों के साथ खूब आनंदपूर्ण रहते थे और उन्हें खूब प्यार करते थे। वे एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और अनुशासन पर लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। ये भाषण उबाऊ और नींद लाने वाले होते थे। मैं उनके भाषणों को केवल सुनने का अभिनय किया करती थी। वे मेरी इन सभी बातों को मम्मी को बताया करते थे और मम्मी मुझे खूब डांटा करती थी। फिर मुझे मिसेस मानदार अपने पास बुला लिया करती। यह बात एन ने किटी को शनिवार 26 नवंबर 1942 को चिट्ठी में लिखी। यानी एक एक दिन की घटना का उन्होंने वर्णन किया, जिसमें एक पात्र मिस्टर डसेल का उन्होंने वर्णन किया, जिनकी बातों से वो ऊब जाया करती थी और उनकी बातों पर सकारात्मक विचार प्रस्तुत न करने पर मिस्टर डसेल उनकी शिकायत कर दिया करते थे। शुक्रवार 19 मार्च 1943 को चिट्ठी में किट्टी को एन लिखती है कि हमें यह सुनकर निराशा हुई कि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देश थे वो 2 गुटों में बट गए थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। यह भी खबर थी कि एक केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि जल्दी ही टर्की यह तटस्थता खत्म कर देगा, यानी वह भी विश्व युद्ध के लिए किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो जाएगा। और अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। और भी अनेक उत्साहवर्धक अफवाहें सुनने को मिल रही थी। 10,000 गिल्डर यानी जर्मनी में चलने वाले जो मुद्रा थी वो गिल्डर कहलाती है। 10,000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित कर दिए गए थे। काला धंधा करने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। ये लोग अब भूमिगत हो गए थे, यानी जितना भी काला धंधा करने वाले लोग थे, ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लैक मनी से रिलेटेड जो लोग थे वो सब भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए। $500 के नोट भी अब बेकार हो गए। मार्गोट मिस्टर डसेल की डच अध्यापिका बन गई थी। वह उनके पत्र ठीक किया करती थी। पापा के मना करने के बाद भी मार्गोट ने यह कार्य बंद कर दिया था, परंतु मुझे फिर लगने लगा कि मिस्टर डसेल को चिट्ठियां लिखना फिर शुरू कर रही थी। मिस्टर हिटलर की घायल सैनिकों से बातचीत हमने रेडियो के माध्यम से सुनी थी। यह एक करुणाजनक अनुभव था। मैं एन किट्टी को लिखी एक चिट्ठी में जिक्र करती हैं कि मुझे पिछले सप्ताहों से परिवार के वृक्ष वंशावलियों यानी एन फ्रैंक को एक नया शौक और लगने लगा। पहले उसने फूल जलूल की हरकतें कर ली, फिर टाइम पास के लिए उसने पड़ोसियों के घर में जाना शुरू किया और अब उसने एक नया शौक पाला। क्या वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई। यह काम करने में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। मेरे पास फिल्मी कलाकारों की तस्वीरों का एक अच्छा खासा संग्रह हो गया था। मिस्टर पुगलर हर सोमवार मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति अवश्य लाते थे। मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम समीक्षा और फर्राटे से करती थी। जब मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर निकलती
मुझे यह अंदेशा पहले ही रहता था कि लोग मुझे टोक कर कहेंगे कि मैं फला फिल्म के स्टार की नकल कर रही हूँ। जब मैं यह कहती कि यह मेरा अपना आविष्कार है तो लोग मेरा मजाक बनाते। यह सब बातें हमें कौन बता रहा है? एन फ्रैंक। और एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखी थी। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से अधिक नहीं टिक पाती। मैं इससे बोर हो जाती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने में जाती हूँ और बाल फिर से घुंघराले हो जाते हैं। तो इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जानेंगे कि एन फ्रैंक अपने अज्ञातवास के दौरान और क्या किया करती थी। आपको चैप्टर्स की रीडिंग लगानी है, उन्हें समझना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप ग्रुप में शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।